मानने वाले हैं जिसका हर रोज उल्लंघन होता है। उल्लंघन करने वालों को भी आप जानते हैं और इस देश में संविधान को मानने वालों को भी आप लोग जानते हैं। तो मैं जो हमारे आर्थिक मसले हैं उससे पहले अगर 1-2 मिनट में आपको बताऊं कि NACDOM क्या है, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं सन 2000 में लौट कर आया ऑस्ट्रेलिया से अपने 4 साल के प्रवास के बाद, तो मुझे एक बात जो वहाँ के देशों में देख के समझ में आई थी, वो ये समझ के आई कि हम बिना किसी तंजीम को डिस्टर्ब किए हम अपने डिस्कोर्स को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, अपने विमर्श को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। आप लोगों को अगर याद हो कि सन 2000 के आसपास ज्यादातर हमारे संगठन, और आज की स्थिति में भी वो लागू होता है कि हमारे जो ज्यादातर संगठन है वो सामाजिक मुद्दों पर काम, और अगर सामाजिक मुद्दों से उनको थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो फिर थोड़ी थोड़ी राजनीति कर लेते हैं, और थोड़ी थोड़ी राजनीति से फुर्सत मिल जाए तो आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ लेते हैं, देख सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि डॉक्टर अम्बेडकर एक बड़े अर्थशास्त्री थे, और आपको याद होगा कि जब भारत में करेंसी की प्रॉब्लम्स के ऊपर एक कमीशन आया तो बाबा साहब की जो किताब थी प्रॉब्लम ऑफ रूपी को अपने साथ लेकर आया। लेकिन हमारे समाज में आर्थिक मुद्दों पर काम करने वाले लोगों की बहुत कमी थी। तो नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने यह तय किया था कि हम देश के आर्थिक मुद्दों पर अपने काम को फोकस करें। और जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो बजट के बारे में कोई चर्चा नहीं करता था। 2000 में बजट के बारे में हमारी बात तो छोड़ दीजिए, दलित और आदिवासी की तो बात छोड़ दीजिए, गैर दलित और आदिवासी में भी केवल पूंजीपति लोग, कॉर्पोरेट वाले लोग, सट्टे वाले लोग वही उसकी बात करते थे। सामान्य लोगों में बजट की चर्चा नहीं होती थी। और आज का दौर है, आज हमारे समाज में एक एक व्यक्ति को पता है शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान क्या होता है, आज वो भी उस पर बात करता है। ट्राइबल सब प्लान क्या होता है उस पर बात करता है। तो ये हम लोगों ने तय किया था कि हम आर्थिक मुद्दों को करेंगे। बात को लंबा ना करते हुए, तो पिछले 20 साल से जो करीब 22 साल हो गए, उससे जो 5 ईयर प्लान बनते हैं उस पर भी हमने सरकार को बहुत मोटे मोटे वो दिए हैं। सरकार को हमने इस बात पर मजबूर भी किया कि जो वित्त मंत्री बजट से पहले मीटिंगें बुलाते हैं उसमें दलितों की और आदिवासियों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। और प्रणब मुखर्जी के वक्त में उन्होंने दलित और आदिवासियों को प्री बजट मीटिंग में बुलाना शुरू किया। इस सरकार ने इस साल से उसको बंद कर दिया, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमको ये समझना है कि हमारा जो संविधान है, संविधान जो इस देश के उद्देश्यों को बताता है, इस देश के गोल को बताता है, इस देश के विजन को बताता है, दृष्टि को बताता है। वो संविधान ये कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। अगर संविधान आर्थिक न्याय की बात करता है तो हमें समझना है कि आर्थिक न्याय क्या, कैसे आएगा, या सरकार का उद्देश्य में एक हिस्सा ये रहना चाहिए, हमारे बजट का ये उद्देश्य होना चाहिए कि देश के लोगों के साथ आर्थिक न्याय। एक दूसरी बात जो हमारी संविधान की प्रस्ताविता कहती है, उद्देशिका कहती है कि इस देश में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलनी, समता होनी चाहिए। यानी कि हमारे देश का कोई भी कारोबार हो, सरकार का कोई भी कारोबार हो, सरकार की कोई भी दृष्टि हो, सरकार का कोई भी कार्यक्रम हो, वो व्यक्ति के सम्मान में बढ़ोतरी करे और उसको अवसरों में बराबरी का मौका मिले। मैं 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन हो गए, अब तो आज 20 तारीख है, गुरु रविदास महाराज की जयंती बनारस में, जो शील गोवर्धनपुर में जो उनका मंदिर है, मैं वहां गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन थी।
हम जो अवसर की समानता की बात करते हैं, उस लाइन के पीछे लगकर मैंने 3 घंटे उस लाइन में गुजारे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो थोड़े शक्तिशाली थे, राजनीतिक रसूख वाले थे, उनको 3 मिनट इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, तुरंत चले जाते। तो इसको अवसर की समानता नहीं कह सकते। ऐसा ही हमारे देश में होता है, क्योंकि जो हमारे देश में होता है वही हम भी लागू करते हैं। तो इन सब बातों को तो मैं जो मौजूदा बजट है उसका विश्लेषण इस आधार पे देखना चाहता हूं, इस पर करना चाहता हूं कि क्या ये आर्थिक न्याय को पूरा करता है, क्या ये समाज में अवसर और सम्मान की बराबरी को पैदा करता है। ये बात हमें बजट के विश्लेषण में देखना चाहिए। ज्यादातर लोग जो बजट को देखते हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं, बजट को केवल अंकशास्त्र के तौर पे देखते हैं कि इतना पैसा यहां मिल गया, उतना पैसा वहां मिल गया। हम इसको देखना चाहते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि सरकारों का लंबे समय से ये मानना रहा है कि देश में शिक्षा पर देश की जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए। अभी सरकार ने नई आर्थिक नीति लागू की। नई आर्थिक नीति में इसी सरकार की इसी सरकार की नई शिक्षा नीति है। अभी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, इसी सरकार की शिक्षा नीति है। एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात करने वालों की शिक्षा नीति है। वो शिक्षा नीति ये कह रही है कि देश के जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। जीडीपी बहुत बड़ी बात हो जाती है, टोटल कारोबार देश का वो उसमें शामिल हो जाता है। करीब करीब हम 2 ट्रिलियन के आसपास पहुंच रहे हैं उसमें। लेकिन हमारे जो शिक्षा का बजट है, वो शिक्षा का बजट जो है हमारा, वो है करीब 1,04,278 करोड़ रुपए। ये कुल बजट का 2.64% है। आप बजट का 6% नहीं दे सकते तो आप देश की जीडीपी का कैसे देंगे? और अगर आप देश के बजट का 6% एजुकेशन में नहीं खर्च करना चाहते तो नीति के डॉक्यूमेंट में लिख क्यों रहे हैं? आप अपने डॉक्यूमेंट में लिख क्यों रहे हैं? किसी ने आपको मजबूर किया है कि उस डॉक्यूमेंट में आप 6% लिखो। डॉक्यूमेंट तो आपने बनाया ना, सरकार ने बनाया है, सरकार ने लिखा है। अगर सरकार अपने डॉक्यूमेंट की वैल्यू नहीं करेगी, सरकार अपने डॉक्यूमेंट को ही नहीं मानेगी, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के डॉक्यूमेंट में जितनी भी पॉलिसीज हैं, सरकार उन पॉलिसीज को कितना सीरियसली। मैंने बात इसलिए शुरू की क्योंकि हमारा देश जो है, आपको ये जानकर आश्चर्य पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन 2011 की सेंसस, अब तो 2021 की सेंसस होने वाली है। दिल्ली जैसे शहर में भी, दिल्ली तो शहर है, देश की राजधानी है, दिल्ली जैसे शहर में भी शेड्यूल कास्ट की लिटरेसी रेट नॉन शेड्यूल कास्ट से कम है। जो राज्य शिक्षा के तमगे गाड़ रहा है, वहां भी अनुसूचित जाति की शिक्षा की स्थिति 2M दर्जे की है, ये समझना है। तो मैं ये बता रहा था, हमारे देश का जो कुल बजट है, इस बार का जो कुल बजट है, वो 39,44,000 करोड़ रुपए का है। 39,44,000 करोड़ रुपए का कुल बजट है। ये पिछले साल के बजट से 13% ज्यादा है। पिछले साल का बजट शायद 34 लाख करोड़ के आसपास का था। सामाजिक न्याय या अवसर की समानता या आर्थिक न्याय क्या कहता है
आर्थिक न्याय ये कहता है कि शेड्यूल्ड कास्ट की जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनको आर्थिक संसाधन मिलने चाहिए। इसका मतलब यह है, अगर 100 रुपए का बजट है तो 100 रुपए के बजट में शेड्यूल्ड कास्ट को आप 16.67 मत दो रुपए मत दो, लेकिन 15% तो दोगे। तो आर्थिक न्याय ये कहता है कि अगर देश में 100 रुपए का बजट है तो शेड्यूल्ड कास्ट के हिस्से में 15 रुपए कम से कम आने चाहिए। और अगर 100 रुपए का बजट है तो आदिवासियों के हिस्से में कम से कम 8 रुपए तो आने चाहिए। लेकिन हमारा बजट क्या कहता है? ये जो करीब 40 लाख करोड़ का जो बजट है, वैसे तो अगर सही शब्दों में कहा जाए 39,44,909 करोड़ रुपए का बजट, टोटल बजट का जो राशि है, उसमें सरकार ने 1,42,342 करोड़ रुपए जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट। पैसा बहुत है, हम सारे लोग मिलकर पूरी जिंदगी गिनेंगे तो भी इन पैसों को हाथ से नहीं गिन पाएंगे, इतना पैसा। लेकिन ये कुल बजट का केवल 3.6% है, 3.5% है। हमारी हिस्सेदारी तो 15% की होनी चाहिए और सरकार दे रही है हमको 3.5%। जिस समाज की आर्थिक जरूरतें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस समाज की शिक्षा की जरूरतें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सबसे पिछड़ा समाज है, अगर आप उस समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको तो उस पर ज्यादा खर्च करना चाहिए। अभी इस सरकार के बहुत सारे लोगों को इस बात की परेशानी है कि ट्रेनें बहुत कम स्पीड से चलती हैं, तो बुलेट ट्रेन चलाओ। अच्छी बात है, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। हम भी चाहते हैं कि दलित और गरीब भी बुलेट ट्रेन में जाए, लेकिन बुलेट ट्रेन चलाने का आपका मकसद यही तो है ना कि ट्रेनें जो है वो कम स्पीड से चल रही है और ज्यादा समय रेल पटरियों पर कर रही है, इसलिए रेल पटरियां कम पड़ रही हैं। आपने कमी महसूस की तभी तो आप पैसा बुलेट ट्रेन पे लगा रहे हैं। तो हम सबको ये समझना है कि सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही कि अनुसूचित जाति और जनजाति पर आर्थिक संसाधन ज्यादा खर्च करने चाहिए अगर उनका विकास करना चाहते हैं। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही, इसलिए 15 की जगह 3.5% और 8% की जगह 2.26% दे रहे। आदिवासियों के लिए इस बजट में जो पैसा है वो 89,265 करोड़ रुपए का है। अगर मैं इसकी हकीकत में जाऊंगा तो 10 मंत्रालय ऐसे हैं जो 90% पैसा शेड्यूल कास्ट के हिस्से का है। 10 मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें 90% पैसा जो है ट्राइबल के हिस्से का। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज है, उसके पास बहुत पैसा देती है, 20-25 हजार करोड़ रुपया। अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी जो है राशि भी आपको बता दूंगा, और चाहे तो मैं आपको कहेंगे मैं राहुल जी को भेज दूंगा, वो फिर उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि अगर मैं वैसे बताने लगूंगा तो बहुत बोझिल हो जाएगा मसला। तो हमें ये समझना है कि हमारे लिए हमारे माथे पे तिलक लगाया गया 1,42,000 करोड़ रुपए का, लेकिन ऐसी स्कीमें जो सीधे हमारे तक पहुंच सकती हैं। अब नल होता है ना, नल में हम बाल्टी में पानी डालते हैं, तो जब पानी नल में डालते हो कुछ पानी इधर उधर बह जाता है, पर इस सरकार का जो नल है ना वो ऐसा है कि उसमें ज्यादातर पानी जो पानी है वो बाहर ही जाता है, हमारी बाल्टी में नहीं आता। तो सरकार जो टारगेटेड स्कीम है जो शेड्यूल कास्ट के फायदे की वाली है उस पे 53,795 करोड़ रुपया खर्च। बजट कितने का है? 1,42,000 करोड़।
और खर्च करती है उस पे 53,795 रुपए। यानी कि 100 रुपए में से केवल 37 रुपए ऐसे हैं जो हमारे खर्चे में जो हमको थोड़ा बहुत फायदा पहुंचाता है। बाकी 63 रुपया जो है वो किसको फायदा पहुंचाता है, वो वित्त मंत्री जी जानते हैं या प्रधानमंत्री जी जानते होंगे, हमें तो पता नहीं, ये हमें समझना है। तो टारगेटेड स्कीम जो शेड्यूल कास्ट के लिए है उसमें सरकार 53,795 रुपए खर्च करती है और आदिवासियों के लिए 43,546 करोड़ रुपए 86 करोड़ रुपया खर्च करती है। वो थोड़ा सा उनके बजट का करीब 48% होता है। बहुत सारे लोग जो हमारे बजट विश्लेषण करते हैं, हमारे बहुत सारे साथी करते हैं, वो एक बात को नजरअंदाज कर देते हैं। वो कहते हैं कि अनुसूचित जाति के मुकाबले में आदिवासियों के हिस्से में थोड़ा ज्यादा पैसा आता है। वो इस देश की हकीकत को नहीं ना। आदिवासी इलाकों में पैसा केवल साइफरिंग में काम आता है, वहां कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए वहां पैसा थोड़ा ज्यादा है, ये समझना। दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो बजट को लेकर है हमारे समाज में, मैं बताना चाहता हूं, और क्योंकि इंसाफ के सारे गंभीर साथी लोग हैं, लीडर लोग हैं, हमको ये समझना है कि अगर आपका पैसा है वो कब तक आपका पैसा रहेगा, जब तक उस पैसे पे कंट्रोल आपकी जेब में पैसा है। आपने पैसा निकाल के, अशोक भारती का पैसा है, अशोक भारती की जेब में है, और अशोक भारती ने आरसी विवेक जी को पैसा दे दिया, उनकी जेब में रख दिया। जिस दिन वो पैसा आरसी विवेक जी के जेब में चला गया, फिर वो आरसी विवेक जी की इच्छा पे निर्भर करता है वो पैसा मेरा रहेगा या मैं जिस खर्चे में चाहूंगा वो खर्च होगा या नहीं। ऐसा ही अनुसूचित जाति जनजाति के पैसे के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसकी जिम्मेदारी है अनुसूचित जाति जनजाति का उत्थान करने की, विकास करने की, 142 लाख करोड़ रुपए में से उसके हिस्से में केवल 9,508 करोड़ रुपए आते, जिसको उसका कंट्रोल करता है। 9,508 करोड़। कहने को तो जो हमारे वीरेंद्र कुमार जी हैं, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस हैं, खटीक समाज से आते हैं, कहने को तो हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे मंत्री हैं, लेकिन हमारे विकास का पैसा उनके पास नहीं जाता है। हमारे विकास का पैसा तो मिनिस्टर ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज के पास जाएगा, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट में है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन में है, वीमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट में है। इस तरह के विभागों में हमारा ज्यादातर 90% पैसा उनके पास है। मेरे ख्याल में 9,508 अगर हम परसेंटेज मुश्किल से 4 या 5 या 6% पैसा होगा जो डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में। मैं थोड़ा सा बजट की थोड़ी और बारीकी आपको बताऊंगा, अभी आपको समझ में आएगा। आदिवासियों के मसले में जो है जो ये पैसा है, हमको ये समझना है कि आदिवासियों के हिस्से में भी करीब करीब इतना ही पैसा आदिवासी डिपार्टमेंट के पास है। मैंने इस बार थोड़ा सा, सरकार इतने सारे कागज भेजती है, मैंने इस बार सरकार का एक दूसरा डॉक्यूमेंट देखा जो बजट डॉक्यूमेंट में शामिल होता है। वो डॉक्यूमेंट ये बताता है कि सामाजिक कल्याण में सरकार कुल कितना पैसा करने वाली है। तो 4 शीट का स्टेटमेंट होता है, अगर आप चाहें तो वो स्टेटमेंट आपको भी मिल जाएगा। वो डॉक्यूमेंट ये कहता है कि समाज कल्याण पर, और समाज कल्याण में क्या क्या है, आदिवासी कल्याण है, महिला कल्याण है, दलित कल्याण है, ओबीसी कल्याण है, माइनॉरिटी कल्याण है, सबका कल्याण है। और पूरे देश के कल्याण पर सरकार का जो बजट की असली किताब कहती है, बजट का असली एलोकेशन कहता है। अभी तो मैंने आपको 142 लाख करोड़ बताया और फिर मैंने 89,000 करोड़ बताया आदिवासियों का, लेकिन असली कल्याण का पैसा जो सरकार कहीं दूसरी जगह पे दिखाती है
वहां पे सरकार ने कहा है कि इस साल सामाजिक कल्याण के काम पे सरकार केवल 51,780 करोड़ रुपए खर्च, जिसमें महिला भी शामिल है, आदिवासी भी शामिल है, शेड्यूल कास्ट भी शामिल है, एनटी डीएनटी सब शामिल है, ओबीसी भी शामिल है। और ये कुल बजट का 1.31%। आप ये बताइए कि ये कल्याणकारी राज्य में कल्याण का बजट 2 रुपए से भी कम है, तो देश के लोगों का कल्याण कैसे, देश में रोजगार कैसे बनेगा? मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि वक्त का तकाजा है, और राहुल जी मुझे माफ करेंगे कि मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। नहीं, वक्त के साथ क्या ना, वक्त के साथ न्याय करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन 2-3 बातें खत्म करके मैं खत्म करूंगा। अभी आपको पता है कोरोना का पेंडेमिक है, पूरे दुनिया में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ, और सरकार भी ये कहती है कि हम जीडीपी का 3% जो है स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे। अब कोरोना की महामारी का वो फायदा उठाकर चाहते तो बजट का 3% वो स्वास्थ्य पे खर्च कर सकते थे, लेकिन उन्हें तो जो है मैक्स फोर्ट वालों का अस्पताल बनवाना है, बड़े बड़े अस्पताल के बनवाने हैं, मल्टीनेशनल्स के अस्पताल बनवाने हैं, पूंजीपतियों के अस्पताल बनवाने हैं। तो हमारा टोटल जो स्वास्थ्य पे खर्चा है 86,600 करोड़ रुपया है। ये कुल बजट का 2.25% से भी कम है। आदमी को क्या चाहिए? इलाज चाहिए, आदमी को शिक्षा चाहिए, आदमी को समाज का कल्याण चाहिए। इन तीनों चीजों में सरकार पैसे के साथ न्याय नहीं। इसलिए हमारा संविधान जो कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक न्याय होगा, मुझे नहीं लगता कि बजट सामाजिक आर्थिक न्याय करती है। मैं एक आपको बताना चाहता हूं कि सरकार, अभी आपको पता है कि आपने इतना बड़ा किसान आंदोलन दिया, अमृतलाल जी भी कह रहे थे किसान आंदोलन का, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया, तो मैंने चोरी चोरी से अपने कानों से सुन रहा था कि अमृतलाल जी किसानों के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। किसानों के इतने बड़े आंदोलन के बाद हम लोग ये उम्मीद करते थे ना किसानों के बजट में सुधार होगा। इस सरकार ने 1,51,521 करोड़ रुपया दिया, तो काफी कम है। और मैं वो कहां का कम किया है, जो यूरिया का पैसा कम कर दिया, बहुत सारी चीजें उन्होंने पैसा कम कर दिया किसानों का, लेकिन एक काम में उन्होंने तय कर रखा है। अब वो कहते हैं जी ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन सरकार के बजट में है खा लो खिला दो, ये नीति है। तो उन्होंने क्या किया, अब सोच के देखिए, जो किसान सम्मान निधि का पूरा खेल है, मुझे नहीं लगता किसानों को ये बात अभी समझ में आ रही है। मुझे नहीं लगता कि इस देश के जो मीडिया है वो इस बात को जानबूझकर बता रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के सांसद वो पैसे देने से इतने डरे हुए हैं कि अगर वो इसके खिलाफ बोलेंगे तो उनको लग रहा है कि उनकी सांसदी चली जाएगी। 68,000 करोड़ रुपया केवल 1,51,000 करोड़ रुपए से 68,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन केवल और केवल किसान सम्मान निधि में है। ये जो 6,000 रुपया किसी किसान के हाथ में जाता है, अगर ये 6,000 रुपया आपकी जेब में आए, आप दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा 6,000 रुपए से? क्यों कहना आ जाएगा? नहीं आएगा ना। लेकिन अगर ये 68,000 करोड़ रुपया सरकार खेती के लिए जो जरूरी सिंचाई है उसमें इन्वेस्ट करे, खेती के लिए जो आवश्यक, जो अभी सरकार पूसा जैसे इंस्टीट्यूट को बंद कर रही है, जब खेती में इतना तब्दील आ रहा है और हमको रिसर्च की जरूरत है, उनको वो बंद कर रही है, अगर ये पैसा उसमें इस्तेमाल करेंगे तो 6,000 रुपए से तो किसान की जिंदगी में इतना परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर ये 68,000 करोड़ रुपया खेती और जमीन के विकास में सरकार खर्चेगी तो उससे किसान का बहुत बड़ा
हो सकता है, लेकिन जब आदत खाने और खिलाने की पड़ गई है तो फिर खाने के लिए साधन पैदा करने की जरूरत सरकार नहीं महसूस करती। तो मुझे लगता है कि ये जो बातें हैं हमको समझना है। एक और बड़ी बात जो है रोजगार की है, राहुल जी उसका जिक्र कर रहे थे। आप सबके घर में बच्चे होंगे, मेरा बच्चा भी जवान हो गया। हम जवानी में इस हॉल में आते थे, ऊपर गौतम जी बैठे हुए हैं और मैं राहुल जी से बात कर रहा था। अब हमारे उस उम्र के बच्चे जो आते थे अब यहाँ तो कहीं नहीं दिखते हैं। हमारी पीढ़ी और उनकी पीढ़ी के बीच में थोड़ा गैप आ गया है। अमृत राजी और हम जैसे लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहेंगे और हमारे बच्चे बेचारे बेरोजगारी के लिए नौकरी की तलाश करते हैं। ज्यादातर रोजगार की जितनी भी सरकार की स्कीमें हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, उस पर सरकार ने पैसा कम किया। मनरेगा पर जो है उन्होंने कई 25,000 करोड़ रुपए कम। तो हमको ये समझना है कि मनरेगा पे 25,000 करोड़ रुपए कम करने का मतलब ये है कि जो खेती है मजदूर, उसके लिए हमें मनरेगा का, क्योंकि मनरेगा का कानून बनवाने में हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, नैको का बहुत बड़ा योगदान। सन 2004 में हमने रामलीला मैदान में 3 दिन तक पड़ाव किया था 50,000 लोगों के साथ। और जब 4, 5, 6 दिसंबर को 3 दिन किया था, पूरे देश भर के लोग आए थे। और 15 दिसंबर को सरकार ने मनरेगा को कैबिनेट में पारित किया कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने के लिए कानून लेकर आए। 10 दिन में सरकार के ऊपर उसका असर हुआ। हमको कहा गया कि इनको बुला लो, उनको बुला लो, हम किसी को नहीं बुलाएंगे, आप हमारा काम करो। क्योंकि मनरेगा से पहले क्या होता था, हमारे जो खेती है मजदूर है, जिसमें ज्यादातर जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उसमें 50% से ज्यादा लोग हैं खेती है मजदूर हैं, यानी वो खेती और के काम पे निर्भर करते हैं। जो गांव किसान के लोग आते हैं वो जानते होंगे इस बात को। और होता क्या था मनरेगा से पहले कि खेती की मजदूरियां बहुत कम थी, क्योंकि हमारे खेती मजदूर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई दूसरा उसके पास अवसर नहीं था। तो मनरेगा ने क्या किया कि 100 दिन के रोजगार देने की गारंटी दे दी और सरकार ने कहा कि हम फला पैसे पर आपको मजदूरी देंगे। मनरेगा की मजदूरी सरकार ने तय की थी तब 60 रुपया, लेकिन तब खेती की मजदूरी भी 38 रुपए थी, 30 रुपए थी। आज तो मनरेगा की मजदूरी मिनिमम वेज के बराबर है। तो मनरेगा की वजह से क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा खेती और मजदूर था उसकी आमदनी बढ़ गई, उसकी वेजेस बढ़ गई। वेजेस बढ़ गई तो मार्केट में वेजेस बढ़ गई तो पैसा आना शुरू हो गया मार्केट में। तो मनरेगा के बाद जो मार्केट में एकदम इतना बड़ा पैसा आया, उसका फायदा तो पूंजीपतियों को ही हुआ। मैं 2019 के चुनाव से पहले, 2014 के चुनाव से पहले अपने 10 लीडरों के साथ राहुल गांधी से मिलने गया। सॉरी थोड़ा सा हुआ, लेकिन मैं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। तो सारे पूंजीपतियों ने राहुल गांधी को एक ही बात समझा रखी थी। क्या समझा रखी थी? अरे यार मनरेगा मनरेगा मनरेगा। आपको पता है 2000 जो है 6-7 में मनरेगा आया था, तो सारे के सारे पूंजीपति इस बात से त्रस्त थे कि अरे यार मनरेगा में मिनिमम वेज हमको देना पड़ेगा, तो वेजेस बढ़ रही हैं, तो हमारा जो माल है उस पर वेज बढ़ जाएगी, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो हमारी आधे घंटे की बात हुई तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा राहुल जी आप कितना परेशान हो रहे हैं? मैंने कहा जो पैसा मजदूर के हाथ में जाने वाला है, ये क्या मजदूर अपनी फैक्ट्री लगाने वाला उस पैसे से, या फैक्ट्री लगा देगा इतने कम पैसे में? ये पैसा भी तो अल्टीमेटली मार्केट में जाने वाला है। और ये पैसा अगर मार्केट में जाएगा तो ये जो पूंजीपति मनरेगा को गाली दे रहे हैं, ये इन्हीं की कंपनियों से प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये इन्हीं का बिस्किट खरीदेंगे, इन्हीं की दाल खरीदेंगे, इन्हीं का मसाला खरीदेंगे, इन्हीं का तेल खरीदेंगे, इन्हीं का सामान खरीदेंगे। तो इन्हीं को फायदा होने वाला है, ये जो इस मनरेगा का विरोध कर रहे हैं। तो राहुल जी ने मेरे को जवाब दिया, अच्छा आप ऐसा सोचते हैं? मैंने कहा सोचते नहीं, ये हो रहा है। तो
तो हमें ये समझना है मनरेगा जैसी जो स्कीम है वो हमारे लोगों को थोड़ा आर्थिक संसाधनों को मजबूत करना चाहिए। एक बात समझना है, सरकार ये जो निजीकरण कर रही है, जो बहुत सारी कंपनियों का निजीकरण कर रही है, उस निजीकरण के बड़े रणनीतिक प्रभाव इस देश में पड़ने वाले। एक तो ये कि जो कंपनियां पहले मार्केट को बैलेंस करती थी, अब सरकार के पास बैलेंसिंग का कोई साधन नहीं रहेगा। अब अगर मान लीजिए आप स्टील बनाते थे, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, अब देश में 3-4 कंपनी ने अगर अपना उन्होंने कार्टेल बना लिया, कार्टेल बना के उन्होंने स्टील की प्राइस बढ़ानी शुरू कर दी है। अभी नितिन गडकरी जी शिकायत कर रहे थे, एक मीटिंग हुई, उसमें वो सीमेंट वाले मैन्युफैक्चरर के साथ मीटिंग कर रहे थे, कहते यार तुमने सीमेंट के रेट इतने बढ़ा दिए, मैं ना डामर की रोड बनवा दूंगा मैं। भाई साहब कंक्रीट के रोड आपने बनवाने शुरू किए, अब आपको पता है 1 किलोमीटर 30-30 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। 30 करोड़ में से अगर 10% भी चला गया तो आपको समझ में आ जाएगा कितना पैसा, कितने ऑफिस क्यों बन रहे। बात समझ में आ रही है मेरी? ज्यादा और तो बताने की जरूरत नहीं है, इससे भी ज्यादा चल रहा है। खैर नहीं, तो हमें यह समझना है कि ये जो सरकार ने कंपनियों का निजीकरण किया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि बीमा इंडस्ट्री और बैंक इंडस्ट्री का जो है नेशनलाइजेशन होना चाहिए। ये सरकार कह रही है उसका निजीकरण होना चाहिए। तो ये सरकार, हमें ये समझना है कि सरकारों को इस बात के लिए बाध्य करना है कि आप कम से कम संविधान की प्रस्तावना को तो देख लो। संविधान की प्रस्तावना तो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कर रही है और आप सामाजिक आर्थिक अन्याय कर रहे हैं। तो मेरी समझ ऐसी है कि बजट वाली चीज को हमें ज्यादा देखना चाहिए। और अंत में जो राहुल जी ने कहा था कि हमारे देश में रोजगार का बड़ा संकट है, हमारे समाज में कुछ ज्यादा संकट है। मैं अभी 8 दिन के दौरे से यूपी, एमपी, राजस्थान के दौरे से आया हूँ और मैं गाँव के बीच में जाता हूँ, शहर में नहीं जाता, मैं गाँव के बीच में जाता हूँ। और हमने पिछले 20 साल में करीब 7-8 हजार लीडर पूरे देश में खड़े किए, सामाजिक आर्थिक लीडर खड़े किए। तो उनके साथ, समाज के साथ चर्चा करते हैं। सब जगह हमारा नौजवान पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़े लिखे हाथ बेकार है। हर व्यक्ति ये उम्मीद कर रहा है कि कोई नौकरी ऊपर से आएगी और मुझे मिल जाएगी, लेकिन सरकार की नीतियां ये बता रही है कि सरकार ने अब रोजगार बनाना बंद कर दिया है। सरकार के बजट में रोजगार खड़ा करने का कोई योजना नहीं। हमने कुछ समय पहले सरकार को कहा कि ये जो शिक्षित नौजवानों की फौज खड़ी हो रही है, इसके लिए सरकार को शिक्षित युवा रोजगार गारंटी एक्ट लाना चाहिए। जैसे मनरेगा का एक्ट है, हमने मांग की है, पीएम को ने चिट्ठी भेजी है कि आप शिक्षित युवा रोजगार गारंटी एक्ट लाओ, और अगर आप रोजगार नहीं दे सकते कम से कम उसको 10,000 रुपए महीने की आप कम से कम उसको जो है वजीफा या उसको जो आपके रोजगारी बेरोजगारी भत्ता उसको दो आप। लेकिन एक काम तो सरकार का, दूसरा काम हमारा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि देश की इकोनॉमी में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बहुत कम लोग रह जाएंगे जो रोजगार करेंगे। ज्यादातर रोजगार छोटे कारोबारियों के हाथ में जाने वाला है। क्या हमारे समाज में ऐसे कारोबारियों को खड़ा करने की तैयारी की है? क्या गांव देहात में आपके पास ऐसे छोटे कारोबारी हैं जो गांव देहात में छोटा कारोबार कर सके? तो उसको लेकर हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है और हमने गांव में पंचायत के स्तर पर एक बच्चे को आइडेंटिफाई करके 40, 45, 50 हजार रुपए जो कंप्यूटर ले ले, लेमिनेशन मशीन ले ले, प्रिंटर ले ले, और वो अगर हमारे साथ काम करे तो हम एक साल में उसको हम 15 से 20 हजार रुपए कमाने लायक खड़ा कर देते हैं। हमने पिछले 6 साल में
करीब 300 बच्चे ऐसे खड़े किए जो आज कोई 40,000 कमा रहा है, कोई 50,000 रुपये कमा रहा है, कोई 80 कमा रहा है, कोई 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, और 15 से 20,000 रुपए तो 50 लोग कमा रहे हैं। हमको ये समझना है कि गांव में भी हमारे लोग यदि चाहें, पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर वो चाहें तो रोजगार पैदा कर सकते हैं। इसके लिए हमें मोदी जी की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें राहुल जी की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें बहन मायावती की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें रणनीतिक कार्यक्रम और रणनीतिक साझेदारी की जरूरत है। और जो लोग गांव में काम करते हैं, अगर वो लोग चाहें तो इस काम को, अगर हमने तय किया है, मैं तो अपना टारगेट बताता हूं, अगले 5 साल में हम 10,000 ऐसे एंटरप्रेन्योर खड़े करने वाले हैं। 10,000, जिसमें से अकेले हमारा टारगेट उत्तर प्रदेश का 5,000 एंटरप्रेन्योर खड़े करने का है। 1,000 राजस्थान में करेंगे, 2 या 3,000 हम मध्य प्रदेश में करेंगे, बाकी राज्यों में करेंगे। क्योंकि हमारा जोर इस बात पर है कि हम अपने आप अपने समाज को कैसे मजबूत कर सकते हैं। सरकार जो करेगी वो करती रहेगी, हमें अपने गिरहवान में देखना है हम अपने तौर पर अपने समाज को कैसे कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं अगर हमें सरकार पे दबाव बनाना है और अगर हम ऐसा कर पाए तो बहुत सारा काम हम कर पाएंगे। आपने मुझे सुना, राहुल जी ने बुलाया, और आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।